मिन्हा अभी अभी अपने ऑफिस से घर पहुंची थी। आज पहला रोज़ा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा रोज़ा महसूस हुआ। वो बुरी तरह निढाल होकर बेड पर बैठी। कुछ पल ही गुजरे मगर उसकी माँ सायरा बेगम जब अंदर नहीं आई तो उन्हें ढूंढती हुई किचन में गई, मगर वो वहाँ पर भी नहीं थी। उसने अपनी कज़न के बेटे से सायरा बेगम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो नीचे किचन में मेहमानों के लिए खाना बना रही है। ये सुनते उसका मूड ख़राब हो गया। वो तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ी तो लाउंज से उसकी कज़न्स की आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बहुत से लोग उसे देखकर ऐसे चुप हो गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने सायरा बेगम को पुकारा तो वो हाँफती कांपती बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने संजीदगी भरे अंदाज में पूछा तो उन्होंने घबरा कर सबकी जानिब देखा। तुम जाओ ऊपर, मैं आती हूँ, वो जल्दी से बोली। तो खाना बना रही थी आप? इन लोगों के लिए? मेहमान किसके हैं? मिन्हा ने पूछा। उनके हैं ना, तो खाना आप क्यों बनाएगी? नौकर है क्या आप उनकी? वो चबा चबा कर बोली। सायरा बेगम के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, और वो जानती थी कि मिन्हा बाज नहीं आएगी और यहाँ एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। मुझे भाभी जी ने बस इतना कहा था कि मदद कर दो, और मैं झूठ क्यों बोलती आप मुझसे? क्या मैं नहीं जानती कि आपकी भाभी जी को कि वो क्या सोचती है और क्या नहीं? उनके नज़दीक आपकी हैसियत एक नौकरानी से भी गई गुजरी है। अरे नौकरानी को भी उसकी मेहनत का मुआवजा मिलता है, मगर आपको क्या मिलता है अम्मी? और आप उनसे डरती है? उन लोगों से लेकर खाती हैं आप? हम उनसे या उन्होंने कोई हम पर एहसान किया हुआ है? उनकी बात को काटते हुए तंग कर बोली। सायरा बेगम ने बेबसी से मदीहा बेगम को देखा जो कि गैज़ो गज़ब से इन्हें देख रही थी। क्यों ममानी जान, मैंने कुछ गलत कहा? हम आपसे लेकर थोड़ी खाते हैं, क्या आप हम पर कोई रोब जमाएंगी? वो तंजिया लहजे में बोली तो मदीहा बेगम गुस्से से उसे घूरने लगी, मगर बोली कुछ नहीं थी। वैसे आपके ऐसे कौन से खास मेहमान आ रहे थे जिनके लिए आपको मेरी माँ को जहमत देनी पड़ी? वो तंजिया लहजे में बोली। लड़की, अपनी हद में रहो। आपको क्या लगता है मैं तुम लोगों से मुफ्त में काम करवाती हूँ? ये जो घर में रहने दिया है ना, इसका किराया समझ लो। मदीहा बेगम ने तरह कर कहा तो मिन्हा खिलखिला कर हंस पड़ी, और अंदर लाउंज से दाखिल होते फहद अंसारी ने हैरानगी से उसे देखा। सीरियसली मामानी, आपने हम पर एहसान किया हुआ है यहाँ रखकर? ऊपर की छत पर, जहाँ पर सर्दियों में सर्दी बहुत और गर्मियों में कड़कती धूप बहुत। और वैसे मेरी माँ का अपने वालिद साहब की जायदाद में भी हिस्सा बनता है जो आपने दिया ही नहीं, तो इसीलिए हम अपने हिस्से में रहते हैं। आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया। वो जवाबन तरक कर बोली तो फहद के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। क्या हो रहा है ये सब? पीछे से आती संजीदा आवाज़ पर जैसे उसकी धड़कन रुक सी गई। वो खुद को काबू करती उसकी तरफ मुड़ी और स्पार्ट चेहरे से उसे देखने लगी। अरे मेरा बच्चा आ गया। मदीहा बेगम जल्दी से फहद की जानी पड़ी थी और उसके गले लग गई। ओह, तो ये मेहमान खुसूसी आने वाले थे जिनके लिए इतनी दावत ब्याम का इंतज़ाम किया जा रहा था? बेटा, आपका है तो अपनी बेटियों से कहती ना, इंतज़ाम करती। मेरी माँ और बहन नौकरानी नहीं है आपकी, और आप दोनों यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्यों देख रही हैं? चले ऊपर। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। मैंने कहा ना, तुम जाओ, हम आते हैं। अब की बार सायरा बेगम ने गुस्से से कहा, अगर आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ नहीं गई तो मैं घर से गायब हो जाऊंगी, और आप अच्छे से जानती हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो तरह कर बोली तो सायरा बेगम ने बेबसी से उसे देखा। जा बहन जा अपनी बेटी के साथ, इसको तो हर वक्त फसाद खड़ा करने की आदत पड़ी रहती है। हम कर लेंगे खुद ही काम। मैंने तो तुम्हें इसलिए कहा था कि मेरे बेटे को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। इतने सालों बाद मेरा बच्चा वापस आया तो उसकी पसंद के लिए ये सब किया था, मगर तुम्हारी बेटी ने तो मेरे बच्चे का मूड ही ख़राब कर दिया। मदीहा बेगम ने मुंह बनाकर कहा, आपके लाडले बेटे के मूड को सेट करने की जिम्मेदारी हमने नहीं ले रखी। वो तीखी निगाहों से फहद को देखते हुए सायरा बेगम और समन का हाथ पकड़े बाहर की जाने पड़ गई, और वहाँ खड़े फहद ने दूर तक उसकी निगाहों का ताक़ुब किया। वो ऊपर आई तो सायरा बेगम ने उसे काफ़ी डांट टपट की, मगर वो बड़ी मुस्तरफ सी सोफे पर बैठी अपने नाखून चबा रही थी। अब बस भी कर दे, जाकर अफ्तारी की तैयारी कीजिए अपनी बेटी के लिए। तो कुछ कर नहीं सकती जो कि आपको कमा कर देती है? वो तरकपुर बोली तो उसके लहजे की कड़वाहट पर सायरा बेगम की आंखें नम हो गई। वो चुपचाप किचन की जाने पड़ गई, और समन ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा। कैसे कर लेती हैं आप? अम्मी को तो कम अज़ कम दुख मत दिया करो, वो तो पहले ही दुखों की मारी है। समन ने बेबसी भरे लहजे में कहा। हाँ तो क्या कहा मैंने गलत? दूसरों की मुफ्त में खिदमतें करती फिर रही हैं आप दोनों, और मेरी हालत का क्या? 1 घंटा बाकी अफ्तारी में, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि चिप्स पकौड़ों के बगैर मुझसे रोज़ा नहीं अफ्तार होता। अब जाकर अम्मी की मदद करो, मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। वो कहती हुई वाशरूम की जाने बढ़ गई।
शॉवर लेने के बाद उसने असर की नमाज अदा की और फिर कुछ ही देर में समन ने उसे दस्तरखान लगा दिया। उन तीनों ने रोज़ा अफ्तार किया और फिर मगरिब की नमाज अदा की। सायरा बेगम गुमसुम सी बैठी थी। अब आपके चेहरे पर मातम के असरात क्यों हैं? कहीं ये वजह तो नहीं कि आपके भतीजे साहब ने आपको लिफ्ट तक नहीं करवाई? वही भतीजा जिसमें आपकी जान बसती है, वो तंजिया लहजे में बोली तो सायरा बेगम अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी और समन ने तासुब भरी निगाहों से उसे देखा। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि आप मेरी बहन है। समन ने भी गुस्से से कहा। अच्छा बस बस, बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। तो सायरा बेगम ने कर्ब से अपनी बेटी को देखा जो कि दिन ब दिन अजीब चिड़चिड़ी होती जा रही थी। फहद ने इफ्तारी के बाद नमाज मगरिब अदा की और वापस आकर वो कुछ देर आराम की गर्ज से अपने कमरे में आया। रात को काफ़ी लेट उसकी आंख खुली थी। उसने टाइम देखा तो तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। उसने मुंह हाथ धोकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई और टेरेस पे आ गया। कुछ देर गुजरी तो उसे ऊपर छत पर चारपाइयाँ घसीटने की आवाज़ आई। वो अपने कमरे से निकलकर छत की जाने पड़ा। ऊपर वाली आखिरी सीढ़ी पर था कि ऊपर से आती आवाज़ें सुनकर ठटक गया। उफ अल्लाह, अम्मी इतनी गर्मी है यार, एक तो आधी रात को ये लाइट चली जाती है, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। मिन्हा इंतहाई चिड़चिड़े अंदाज में बोली। बस 1 घंटे की बात है पुत्र, सो जा और समन तुझे पक्की से झल देगी। सायरा बेगम की थकी थकी आवाज़ कानों से टकराई। आपकी भाभी साहिबा तो एक जनरेटर पर पंखा तक नहीं हमें दे सकती, ऐसी कोई शोधी औरत है, मिन्हा कड़वे लहजे में बोली तो फहद लब बेच कर वापस पलट कर नीचे आ गया। वो मुस्तरिब सा कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। अगले दिन वो सुबह उठा और अपने वालिद ज़िया साहब के साथ उनके ऑफिस के लिए निकल गया कि सीढ़ियाँ उतरती मिन्हा को देख ठटक गया। वो लॉन्ग शर्ट में हिजाब किए एक बड़ी पुरवक्कार नज़र आ रही थी और मबहूत सा उसे देखता रह गया। वो ज़िया साहब को सलाम करती बाहर निकलने लगी तो ज़िया साहब ने उसे आवाज़ देकर रोका। मैं छोड़ देता हूँ बेटा, ज़िया साहब आहिस्ता से बोले तो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दी। इसकी ज़रूरत नहीं है मामू जान, अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो बहुत हंगामा होगा। जो 2-4 बाल आपके सर पर है ना, उनसे भी आप हाथ धो बैठेंगे। वो अपने मखसूस कड़वे अंदाज में बोली तो फहद के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। किस तरह बात कर रही हो तुम बाबा से? तुम्हारे अंदर तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है? वो तरह कर बोला। ओ हेलो मिस्टर तमीज़ुद्दीन, मुझे आपसे तो तमीज़ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी आपको तमीज़ है ना, उसके नज़ारे मैंने देखे हैं। आया बड़ा अपने अब्बा का एहतराम करने वाला और करवाने वाला। वो तंजिया लहजे में बोलती उसे भड़का गई। वो मुट्ठियाँ बींचकर बामुश्किल खुद को कुछ कहने से रोक पाया। फिर वो बिना कुछ बोले तेज़ी से बाहर की जानिब निकल गया। कुछ देर के बाद वो भी गाड़ी में ज़िया साहब के साथ बाहर निकला तो सड़क पर चली जा रही थी। वो उसके पास जाकर गाड़ी रोकी तो उसने एक नज़र उसे देखा और फिर वहाँ आए रिक्शे को हाथ देकर उसमें बैठ गई। वो गुस्से से स्ट्रिंग पर हाथ मारते हुए गाड़ी को स्टार्ट कर गया। फिर उसने कुछ वक्त ऑफिस में गुजारा और फिर ज़िया साहब की रोज़े की वजह से तबीयत ख़राब होने की वजह से दोपहर को ही उसने उनकी जगह मीटिंग अटेंड करने का फ़ैसला किया, जो कि उनकी बिजनेस पार्टनर मिस्टर करीम यज़दानी के साथ थी। और जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कुछ देर के बाद मिन्हा अंदर दाखिल हुई तो इसे देखकर चौंक गया, मगर वो इसे देखकर ज़रा बराबर हैरान नहीं हुई थी। ये मेरी असिस्टेंट है मिस मिन्हा, और मिस मिन्हा ये है मिस्टर फहद। उन्होंने दोनों का आपस में तारुफ करवाया तो मिन्हा ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर इसे सलाम किया। फिर कुछ देर में वो अपनी प्रेजेंटेशन के पॉइंट डिस्कस करने लगी। वो अपनी थोड़ी के नीचे हाथ की मुट्ठी बनाए उसे चुपचाप सुन रहा था और दिल ही दिल में उससे काफ़ी मुतासिर था। फिर मिस्टर करीम यज़दानी उससे इजाज़त लेकर एक ज़रूरी कॉल अटेंड करने के लिए चले गए और वो दोनों मीटिंग हॉल में अकेले थे। उस पार चेहरे से खड़ी इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। फहद महज उसे देख रहा था। फिर वो धीरे से चलता उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो इसे खून ख्वार निगाहों से देखने लगी। क्या बदतमीज़ी है, छोड़िए मुझे, वो तंग कर बोली। तो फहद ने उसे गहरी निगाहों से देखते उसे दीवार से चिपका थे उसकी झील सी आंखों में देखा। क्या समझती हो तुम खुद को? कल से तुम्हारे तेवर देख रहा हूँ। और तब कर बोला, अपनी हद में रहिए आप, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, क्या कर सकती हो तुम? फहद ने उसके जबड़े दबोच कर दहाड़ कर पूछा तो इसके सीने पर मुक्के बरसाती उसे पीछे धकेलने लगी। फहद ने उसके दोनों हाथों के जगड़े उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेते उसकी सांसों को अपनी सांसों के साथ उलझा दिया। वो खुद को छड़वाने के लिए भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, मगर फहद की गिरफ्त में वो महज फड़फड़ा के रह गई और बेबसी के एहसास से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें महसूस करते फहद आहिस्ता से पीछे होते उसे संजीदगी से देखने लगा
और इसी वक्त दरवाजे पर खटका हुआ तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वो जल्दी से आंसू साफ करती अपनी बाकी की प्रेजेंटेशन देने लगी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर वापसी के लिए निकला और मिनहा भी थोड़ी देर के बाद घर जाने के लिए निकली और बस स्टॉप पे खड़ी वो बस का इंतज़ार कर रही थी कि फ़ाहद की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। बैठो, मैं घर ही जा रहा हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। उसने जीदगी बड़े लहजे में बोला तो इसे इग्नोर करती बाएं जाने देखने लगी जहाँ से बस आने वाली थी। उसके अंदाज पर फ़ाहद के अंदर फिर से गुस्सा बढ़ने लगा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे क्या बकवास कर रहा हूँ? वो इंतहाई गुस्से से बोला तो वो भी जवाबन उसे गुस्से से देखने लगी और इससे पहले कि मज़ीद कोई बात कहती दूर से बस नजर आई। बस के पास आते ही उसमें सवार हो गई। फ़ाहद घर पहुंचा तो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। वो गुस्से से पोर्च में ही इधर से उधर टहलते उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और वो थके थके कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधों से थामते उसको गाड़ी के साथ चिपकाया तो वो एक पल के लिए सटपटा सी गई, मगर दूसरे ही पल खुद को संभालती उसे घूरने लगी। क्या घूर रहे हैं आप? हटिए पीछे, और ख़बरदार अगर आपने मुझे छुआ, मुझे घिन आती है आपसे, आपके छूने से। वो तब कर बोली तो फ़ाहद की कनपटियाँ जैसे सुलग उठी थी। तुम खुद को समझती क्या हो? इतना गरूर, इतना एटीट्यूड और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कहाँ से सीख ली तुमने? याद है मुझे जब पहली बार तुमसे मुलाकात हुई थी और दादों ने तुमसे शादी करवाई थी मेरी, जैसे मेरी तुम सही सहमी सहमी सी रहती थी और बोलते हुए भी सोचती थी, और अब बोलती हो तो लगता है जहर उगल रही हो। वो तिल मिला कर बोला, हाँ उगलती हूँ मैं जहर, और ये जहर आपने मेरे अंदर भरा है। नानों ने अपनी ख्वाहिश की खातिर आपसे मेरा निकाह कर दिया और आपने अपनी ख्वाहिश की खातिर मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं आपकी टाइप की नहीं थी ना, और आपकी बेरुखी ने मुझे जहरीला बना दिया। क्यों सहूँ मैं चुपचाप आपके और आपकी माँ के मजालिम? अगर मैं भी चुप रहती ना तो आपकी माँ हमें कब से इस घर से निकाल चुकी होती। मुझे इतना तो पता चल ही चुका है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो अपने कंधे से उसके हाथ झटकते हुए चबा चबा कर बोली और फिर उसे साकेत जहाँ में छोड़कर तेज़ी से सीढ़ियों की जाने पड़ गई। फ़ाहद लब भींच कर अंदर की जाने पड़ गया और ऊपर आते ही सीधा वॉशरूम में घुसी और शॉवर के नीचे आते ही कब के रुके आंसू बहने लगे और जहन माजी में हिचकोले लेने लगा। उसकी माँ सायरा बेगम ने अपनी पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से उसके नानों अरबाज राजपूत ने उनसे हर किस्म का रिश्ता तोड़ दिया था। मगर 18 साल के बाद उन्होंने सायरा बेगम को एक फैक्ट्री में काम करते हुए देखा तो उनके जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उनकी लाडली जगह जगह ठोकरें खा रही थी। ये देखते ही अरबाज राजपूत जैसे मर ही गए थे। फिर उन्होंने सायरा को माफ़ किया तो जैसे मदीहा बेगम को आगे लगी, लेकिन अरबाज राजपूत के आगे किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी। सायरा के इस घर में जगह मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अरबाज राजपूत ने मिनहा और फ़ाहद का निकाह करने का फ़ैसला किया, जिस पर फ़ाहद ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और इंतहाई बदतमीज़ी भी की, जिसके नतीजे में अरबाज राजपूत को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी हालत देखकर फ़ाहद परेशान सा हो गया। अस्पताल में लेटे हुए अरबाज राजपूत की ख्वाहिश के मुताबिक वहीं पर उसने मिनहा से निकाह कर लिया। 3 दिन के बाद अरबाज राजपूत इस दुनिया से चले गए, मगर वो जो मुतमईन होकर गए थे उन्हें क्या पता था कि फ़ाहद इस रिश्ते को बनाना ही नहीं चाहता। उनकी वफ़ात के बाद फ़ाहद ने उस रिश्ते को मानने से ही इनकार कर दिया और ये कहा कि ये 17 साल लड़की उसके टाइप की नहीं है। फिर अपनी हाई स्टडी के लिए वो लंदन चला गया। आज वो 5 बरस के बाद वापस आया था और आते ही उस पर यूं हक जमाने लगा जैसे इन दोनों के दरमियान बरसों का फासला रहा ही ना हो। मीना बेटा, तुम ठीक हो? सायरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती कपड़े पहनकर बाहर आई। अच्छा, वो ना मैं अफ्तारी तैयार कर दी है, मुझे ना ज़रा नीचे जाकर चाय का इंतज़ाम करना है। अफ्तारी के बाद सिद्रा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, और हाँ, तुम प्लीज़ नीचे मत आना, दीहा भाभी ने सख्ती से मना किया है। पिछली बार भी तुम मेहमानों के सामने चली गई थी और हंगामा बर्पा हो गया था। सायरा बेगम ने उसे तनबिया करते हुए कहा तो उसकी आंखों में एक चमक सी कूंदी। फिर कुछ देर के बाद सायरा बेगम नीचे चली गई और उनके जाने के बाद उसने देखा कि मेहमान आ चुके हैं। वो भी नीचे की जानी पड़ी। जैसे ही लॉन्ज में दाखिल हुई तो सबकी निगाहें उसी की तरफ थी और मदीहा तो खा जाने वाली निगाहों से उसे देख रही थी। मानी जान, फ़ाहद कहाँ है? उसने बड़े मीठे अंदाज में पूछा, जैसे उनके दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। अरे मदीहा, ये कौन है? उसको तो उन्हें उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। ये मेरी नंद की बेटी है। मदीहा बेगम ने चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट लाते हुए कहा तो वह खतून मुतासिर कर अंदाज में उसे देखने लगी और दिल ही दिल में मदीहा बेगम की तलमिलाहट पर वो हंस उठाती वहीं बैठ गई और हंस हंस कर उस खतून से बातें करने लगी। वो खतून उससे कई सवाल कर रही थी
और वो बड़े मीठे मीठे अंदाज में उनके जवाब दे रही थी। अच्छा ममानी, फ़हद आए ना तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आई थी। दरअसल मुझे ना एक प्रेजेंटेशन उनसे शेयर करनी थी। कल ऑफिस में उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है ना, तो उनके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले थे, तो उन्हें कहिएगा कि मुझसे ले ले। वो बड़े नाज से बोलती हुई बाहर की जानी पड़ गई और फिर वो ऊपर आकर अपना ऐसा हंसना शुरू हुई तो हंसती चली गई। अरे आपको क्या हुआ मिन्हा, ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? समन ने हैरानगी से पूछा। क्या बताऊँ मेरी प्यारी सी बहन, मैं अपनी प्यारी सी ममानी को बहुत बड़ा धचका देकर आई हूँ। समझो उनकी बेटी का फिर से रिश्ता फंस गया। वो बोली, हाय अल्लाह, फिर से मेहमानों के साथ अपनी बदतमीजी की। पता है अब ममानी ने अम्मी के साथ किस कदर बदतमीजी करनी है। समन झिंझला कर बोली, नहीं मैंने बदतमीजी तो कोई नहीं की, मैं तो बड़े मीठे अंदाज में उनसे गुफ्तगू करके आई हूँ। बड़ी मुतासिर हो गई थी खुद मुझसे। पता है क्या लगता है अनकरीब मेरा रिश्ते आने वाला है। वह हंसते हुए बोलती जा रही थी और समन फक चेहरे से उसे देख रही थी और सीढ़ियों के पास खड़ी सायरा बेगम ने उसे गुस्से से देखा। बेशरम, बेहया, इस तरह की हरकतें करती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को हर वक्त जलील करती रहती हो। सायरा बेगम ने उसको 2 थप्पड़ मार कर कहा। तो वह हड़बड़ा सी गई। अम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने कहा था कि मैं इखलाक से बोलूँ, इतने इखलाक से बोल कर आई हूँ। उस सटपटा कर बोली तो सायरा बेगम सर पकड़े रो दी। वो लब भींच कर एक साइड पर खड़ी थी। फिर वाकई अगले दिन उसकी बात सच साबित हुई। नीचे से उन्हें बुलाया गया और जब वो वहाँ पहुँचे तो सब लाउंज में जमा थे और मदीहा बेगम ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। पूछिए इससे कि ये ऐसी हरकतें क्यों करती है? क्या ज़रूरत थी कि हमारे मेहमानों के दरमियान आकर बैठने की? इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। पिछली बार इसने बदतमीज़ी की थी और इस बार इतने अच्छे से बात करके उनको अपनी तरफ मुतासिर किया और पता है उन्होंने इसका ही रिश्ता मांग लिया। मदीहा बेगम तो फुपक फुपक कर रो रही थी। अरे ममानी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो फ़हद से कुछ प्रेजेंटेशन डिस्कस करने आई थी और मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। और पिछली बार बदतमीज़ी की थी तो इसलिए इस बार नरमी से बात की कि आप लोगों को बुरा ना लगे। अब मुझे क्या पता कि वो मेरा रिश्ता ही मांग लेंगे। जाहिर है अब इतनी खूबसूरत हूँ तो लोग तो माइल होंगे ही, है ना? वो चेहरे पर हद दर्जा मासूमियत तारी करते हुए बोली, तेरी ये ढोंग अच्छे से जानती हूँ मैं। तूने ये जो सब इखलाक से उनसे बात की है ना, तू चाहती ही यही थी कि वो तेरे लिए रिश्ता मांगे। वो तब कर बोली, समन जाओ जाकर ममानी के लिए जूस बना कर लाओ ताकि ये थोड़ी सी ठंडी होकर पी लें। देखो कैसे रो रो कर बुरा हाल कर लिया है, और जूस के साथ अगर कुछ और हो तो ले आना। बेचारी ने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा सदमे में। वो मुश्किल हंसी जब्त करते मसनूई संजीदगी और हमदर्दी से बोली, जहर दे दो मुझे। वो चिल्लाई, अब इस वक्त कहाँ जहर लाऊं मैं? वो मुलाजिम भी जा चुके हैं। अच्छा चूहे मार दवाई पड़ी हुई है, वो डाल दूँ क्या? वो बोली तो मदीहा बेगम ने उसे खा जाने वाली निगाह से देखा और फिर फ़हद की जानिब देखते हुए बोली, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो ना, इसे कल ही बुलाओ, मैं तुम्हारी शादी इसी हफ्ते करवाऊंगी। मदीहा बेगम ने चिल्ला कर कहा तो तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा दी। अरे वाह, आपकी बेटी की शादी आ रही है, इसका मतलब मुझे नए कपड़े सिलाई करवाने पड़ेंगे। ऐसा करूँगी, अपने सर से बोलूँगी मुझे इस बार ना वो ईद बोनस मिल रहा है ना, वो एडवांस में ही दे दे। वो चहकर बोली तो फ़हद ने लहू रंग आंखों से उसे देखा और फिर एक झटके से मुड़ता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। कुछ देर वो लोग वहाँ बैठे रहे और फिर वो ऊपर आ गई। सायरा बेगम ने ऊपर आते इसे काफ़ी डांटा, मगर वो भी डीठ पिट थी, इस पर कौन सा असर पड़ता था। सायरा बेगम और समन के सोने के बाद वो मुस्तरिब सी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे लॉन में आ गई और ठंडी घास पर नंगे पाँव चलती हुई दिमाग में मज़ीद खराफात किस्म की हरकतें सोचने लगी। 2 दिन के बाद उसे पता चला कि फ़हद का रिश्ता उस लड़की से तय हो चुका है जो लड़की उसके साथ लंदन में उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो दोनों काफ़ी अरसे से अफेयर चला रहे थे। वो लोग आज अफ्तारी पर इन्वाइटेड थे। वो बेइख्तियार कदम लाउंज की तरफ बढ़ा गई। उसने जाते ही सलाम किया तो सब मेहमान उसे हैरानगी से देखने लगे। मदीहा बेगम पहलू पे पहलू बदल रही थी कि कहीं कुछ नया शोशा ही ना ये छोड़ दे, मगर खिलाफे तवक्का वो बिल्कुल चुपचाप थी। सोनिया का भाई बार बार उसकी जानिब देख रहा था और फ़हद मुस्तरिब सा खुद पर जब्त किए बैठा था। दिल तो चाह रहा था किसी तरह यहाँ से गायब कर दे। फिर कुछ देर के बाद वो इजाज़त लेकर वहाँ से निकली तो फ़हद ने गोया सुख का सांस लिया, मगर ये कुछ पल के लिए था क्योंकि सोनिया का भाई अरमान तेज़ी से उसके पीछे ही लपका था। वो मुस्तरिब सा हो गया। वो लॉन में कुर्सी पर जाकर बैठी तो अरमान उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बहुत हसीन है आप, अरमान ने उसे बेबाकी से देखते हुए कहा तो नागवारी से सर झटक कर इधर उधर देखने लगी। फिर ख्वामखा उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठी थी। मगर जैसे उसने बाहर आते फ़हद को देखा
तो अरमान के साथ हंस हंस कर बातें करने लगी। फहद जलता बुनता पासा, तुम्हें फूफा बुला रही हूँ ऊपर, वो खुश्क लहजे में बोला तो जताती ही निगाहों से उसे देखने लगी। वो मैंने समन को फ़ोन करके बता दिया है, मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊँगी। दरअसल मेहमानों को इस तरह कंपनी ना देना बुरा लगता है ना, और फिर आपकी शादी का मामला है और आपके होने वाले ससुराल को इस तरह इग्नोर करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो दिल जलाने वाले अंदाज में खोया हुई तो हकीकतन फहद के दिल जिगर फेफड़े तक जल गए थे। फिर जब तक अरमान वहाँ बैठा रहा वो भी वहीं पर पुरजुमान था। आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? अरमान ने जाने से पहले पूछा तो उसने एक नज़र फहद को देखा और फिर अपना नंबर अरमान को लिखवाने लगी। फहद मुठ्ठियाँ बेंचे खुद पर जब्त किए खड़ा था। फिर वो लोग जाने के लिए निकले तो वो भी ऊपर आ गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि वो दनदनाता हुआ ऊपर आ गया। वो जो चुपचाप चारपाई पर लेटी आसमान पर जगमग करते तारों को देख रही थी। फहद को देखते ही उठकर बैठने लगी तो जल्दी से इसके करीब आता, इसके लबों पर हाथ जमाता उसके ऊपर झुक गया, उसकी बाहरी बरकम वजूद को अपने ऊपर महसूस करते जैसे मिन्हा का दिल सीने से बाहर आने लगा था। उसने बेख्तियार गर्दन घुमाकर समन और सायरा बेगम की जानिब देखा जो इसकी तरफ पीठ किए अपनी अपनी चारपाई पर सो रही थी। उसके सीने पर मुक्के बरसाते उसे पीछे हटाने लगी, मगर उसने उसका दुपट्टा कसकर उसके मुंह पर बांधा और उसे कंधे पर डालकर सीढ़ियों से नीचे की जाने पड़ा। वो वहाँ से गेस्ट रूम में आया और उसे ज़ोर से बेड पर पटका। उसने दरवाज़ा बंद किया तो मीना ने खुश्क लबों पर जुबान फेरते उसके चेहरे की जानिब देखा जहाँ पर गैज़ो गज़ब गुस्सा झलक रहा था। उसके पास आया तो वो भदक कर पीछे हटने लगी, मगर उसकी टांग खींचते उसे धकेल कर उसके ऊपर हावी हो गया। उसके दोनों बाजुओं को जगड़ कर बेड से चिपकाते उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेते उस पर गज़ब ढाने लगा। उसे सांस लेने में जैसे दिक्कत हो रही थी, मगर उसकी जैसे जान लेने पर ही तुल गया था। मगर जैसे ही वो पीछे हटा तो गहरे गहरे सांस भरती खांसते हुए अपने सांस को बहाल करने लगी। उसके करीब ही लेटते उसे अपने हिसार में कैद करते उसकी आंखों में दिखने लगा जहाँ से नमी झलक रही थी। क्यों तुमने दिया अपना नंबर उस अरमान को? उसके होंठों के किनारे से रसता हुआ खून अपने हाथ के अंगूठे से साफ करते हुए संजीदगी से बोला। तो इसने शिकवा किनार निगाहों से उसे देखते उसके हाथ झटके से दूर करना चाहा, मगर उसकी कमर में हाथ डाले इसे खुद पर गिरा गया। आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है? आप भी तो शादी कर रहे हैं ना, और अगर मैंने अपने लिए कुछ सोचा तो गलत क्यों लग रहा है आपको? मैंने अपना नंबर दिया और कल वो आकर मुझसे मेरा अपना प्रपोज देखा तो वो भी एक्सेप्ट करूँगी मैं। वो इंतहाई गुस्से भरी लहजे में बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे जिस्म पर मैं अपने हक की मोहर लगा दूंगा कि तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। वो सरसराते लहजे में बोला तो वो फटी फटी निगाहों से उसे देखती, उसे पीछे हटाती, उससे दूर जाने लगी, मगर वो इसे अपने पहलू में गिराते हुए फिर से उस पर हावी हो गया था। फिर उसकी लाख मज़ाहमत के बावजूद वो उस पर अपनी शिद्दतें बरसाता उसे अपना चुका था। फिर वो तो पुरसुकून होकर सो गया, मगर वो उसके पहलू में ही सिसकती रही। और तहज्जुद की जैसे ही अजान हुई वो खुद को संभालते उठी, अब मुश्किल सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। उसका पूरा बदन फोड़े की मानी दुख रहा था। सायरा बेगम और समन भी खबर सो रही थी। उन दोनों में से किसी को पता ही नहीं था कि उस पर क्या क़यामत बीत चुकी थी। वो वॉशरूम की जानी बढ़ी और शॉवर लेने के बाद कुछ अपने आप को बेहतर महसूस करने लगी, लेकिन ये कुछ पल के लिए ही था। रोज़ा रखने के बाद वो सोने के लिए लेटी तो टेंशन और जो कुछ आज हुआ उसके बारे में सोचते वो सिसकने लगी, और नतीजतन वो सुबह तक बुरी तरह बुखार में तप रही थी। फाद ने अलार्म बजने पर दूसरी साइड पर हाथ टिटोला तो खाली जगह देखकर एकदम से उठकर बैठ गया। उफ खुदाया, ये क्या कर दिया मैंने? वो अपने बाल मुट्ठी में जगड़े बेबसी से बोला और फिर उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। उसका पूरा दिन ऑफिस में बेचैन सा गुजरा था और दिल उसे देखने के लिए बेचैन हो रहा था। फिर वो शाम को जब घर के लिए निकला तो बस स्टॉप पर वो मौजूद नहीं थी। वो परेशान सा हो गया। घर पहुंचा और सीधा सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया तो सायरा बेगम के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो तेज़ी से अंदर दाखिल होता आगे का मंजर देखकर जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मिन्हा ज़मीन पर बेहोश लेटी थी और उसके माथे से खून निकल रहा था। वो तड़प कर उसकी तारीफ पड़ा। क्या हुआ फूफो? उसे बेताबी बड़े लहजे में बोला। बुखार बहुत तेज़ था, मैंने मना भी किया था कि उठना मत, फिर शायद उठकर वॉशरूम तक गई और ज़मीन पर गिर गई। मुझे कुछ पता ही ना चला। मैं किचन में मसरूफ़ थी, अंदर आई तो खून में लथपथ पड़ी थी। सायरा बेगम रोते हुए बोली तो वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठाते नीचे की जानिब चल दिया। अपनी गाड़ी में डालकर उसे लेकर हस्पताल जा रहा था। सायरा बेगम और समन भी साथ थी। वहाँ जाते ही अस्पताल में उसे एडमिट कर लिया गया। कुछ देर में रोज़ा खुला तो जाकर खजूरें और पानी लाया
और उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया। फहद की सांसें तो जैसे रुक रुक कर चल रही थी। खुद पर अफसोस भी हो रहा था कि कल रात उसके साथ जो सलूक कर बैठा था वो कितना गलत था। कुछ देर के बाद उसको होश आ गया था, मगर बुखार अभी तक नहीं टूटा था। सायरा बेगम का टेंशन से बीपी हाई होने लगा। उपो, आप और समन घर चलिए, मैं मिन्हा के पास रहूँगा, उसने कहा तो सायरा बेगम ने इनकार कर दिया, मगर उसके मुसलसल इसरार पर वो मान गई। उसने उन्हें ड्राइवर के साथ घर भेज दिया और ख़ुद कमरे में आया तो वो दवाइयों की ज़ेर असर सो रही थी। वो चलता हुआ उसके पास आया और झुककर उसके चेहरे को देखने लगा, जो एक ही रात में मुरझा सा गया था। फहद ने झुककर उसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स रखा तो हल्का सा घसमसाई और उसके सर के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और यूं ही बेड की पुष्ट से टेक लगाए उसने आंखें मूंदी। उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई थी। रात का आखिरी पहर चल रहा था जब मिन्हा की आंख खुली और उसे अपने हलक में खुश्क होता हुआ कुछ महसूस हुआ। उसने ज़रे से गर्दन घुमाई तो उसके रुखसार पर फहद की बिरड की चुभन लग रही थी। उसका जैसे दिल धक से रह गया। उसे अपनी बाहों में भरे उसके इतने करीब लेटा था। मिन्हा ने खुद को छुड़वाने के लिए मज़ाहमत की तो फहद की आंख खुल गई। अपनी आंखों को मलता कोहनी के बल उठता उस पर झुका। तुम ठीक हो मिन्हा? उसके रुखसार को छूने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाए तो वो जल्दी से अपने चेहरे का रुख फेर गई। कुछ खाओगी? फहद ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए झुक कर पूछा। जहर है तो दे दो, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। तो फहद गहरा सांस भरता उसको कंधे से पकड़ उसका रुख अपनी तरफ करने लगा, मगर वो ज़ोर से उसका हाथ झटक गई। यार क्या करता, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ कि तुम अरमान को अपना नंबर दो। वो झुककर उसके बालों पर अपने लब रखते हुए बोला। तो सीधी होती उसकी आंखों में देखने लगी। क्यों, आपको क्यों तकलीफ हो रही थी? जब हम दोनों ने एक साथ रहना ही नहीं था तो आपको ये महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर आपने तो मेरे साथ। वो बात करते करते रोने लगी। आई एम सॉरी, मैं आज ही जाकर सब कुछ दुरुस्त कर दूंगा। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैंने जज्बाती होकर कल रात तुम्हें अपनाया है तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो गंभीर लहजे में बोला तो मिन्हा ने उसे बेयकीनी से देखा। झूठ बोलते हैं आप, और अब मुझसे ऐसे कौन से सर ख्वाब के पड़ लगे? आप मेरे साथ रहना चाहते हैं? भूल गए? अब बरसों पहले आपने मुझे छोड़ दिया था और अब कल रात आपकी मंगनी की डेट फिक्स हुई है और ईद के बाद आपकी शादी है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने जज्बाती होकर सब कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप सबसे कि अब आप सोनिया के साथ नहीं रहना चाहते, मेरे साथ रहना चाहते हैं? और जबकि कल तक आप सोनिया के साथ ही रहना चाहते थे, मेरे साथ नहीं। आप ज़िंदगी में कभी भी दुरुस्त फैसला नहीं ले सकते। वो तलख लहजे में बोली तो वो लब भींच कर रह गया। मैं गलत था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैंने पूरे होशो हवास से ये फैसला किया है। और रही बात सोनिया की, वो इस बात को ज़रूर समझेगी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है। वो अपने लब को चलते हुए बोला तो तंजिया अंदाज में हंस दी। तो ठीक है, जैसे कल आप मुझे चारपाई से उठाकर ज़बरदस्ती गेस्ट रूम में लेकर गए थे ना, अब इसी तरह हॉस्पिटल से उठाकर सीधा अपने रूम में लेकर जाइएगा, सबके सामने। वो बोली तो फहद ने इसे गहरी निगाह से देखा। बस या कुछ और? उसके दाएं बाएं हाथ रखते झुक कर पूछा। अभी फ़िलहाल ये कर लीजिए और नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी आपको और क्या क्या करना है। मोहब्बत करते हैं ना तो सबूत दीजिए। वो अपने मखसूस कड़वे लहजे में बोली तो वो गहरा सांस लेते हुए सीधा होकर बैठ गया। उसने वहाँ कैंटीन में कुछ लेकर सहरी की और सुबह को सायरा बेगम और समन फिर से वापस आ गई थी और वो घर के लिए चला गया। उसने घर आते अपने कमरे को सजाने का हुक्म दिया तो सब लोग उसे हैरानगी से देखने लगे। अरे खैरियत तो है? ज़िया राजपूत पूछ ही रहे थे। दरअसल बाबा, आपकी बहू को लेकर आने वाला हूँ तो इसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। वो मुस्कुरा कर बोला। अरे वाह, सोनिया आ रही है, लेकिन उसे किस खुशी में तुम सरप्राइज़ दोगे? मदीहा बेगम ने हैरानी से पूछा। आपसे किसने कहा कि सोनिया आ रही है? मैंने बहू की बात की है, और सोनिया आपकी बहू नहीं है और ना ही कभी बनेगी। मैंने उसे मैसेज कर दिया है कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी मिन्हा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसने तो मदीहा बेगम के कानों में गोया पिघलता हुआ सीसा ही डाल दिया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं उस लड़की को हरगिज़ अपने घर बर्दाश्त नहीं करूँगी। मदीहा बेगम चिल्ला कर बोली। आपको बर्दाश्त करना होगा अपने बेटे के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मजबूरन मुझे उसे अलग घर में रहना पड़ेगा। उस पार्ट लहजे में बोला तो मदीहा बेगम का रंग मुतग़य्यर हो गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अब उस लड़की की खातिर तुम अपनी माँ को छोड़ोगे? मदीहा बेगम ने तिल मिला कर कहा। मैंने आपको छोड़ने का कब कहा? मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, और वैसे भी पिछले कई सालों से मैं कौन सा आपके पास रह रहा था। अब भी समझ लीजिए कि आपका बेटा यहाँ पर ही है, नहीं है ही नहीं। रोज़ आपसे मिलने आता रहूँगा।
जैसे आपके मुझ पर हक है ना, इस तरह मुझ पर मेरी बीवी का भी कुछ हकूक़ है जिन्हें मुझे अब अदा करना है, वो मजबूत लहजे में बोला। तो मदीहा बेगम महज दिल ही दिल में दिल मिला कर रह गई, मगर वो मज़ीद बहस करके अपने बेटे को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। लेकिन वो सोच चुकी थी कि वो मिन्हा का जीना हराम कर देगी और दोनों के दरमियान जुदाई ज़रूर डालेगी। वो कुछ देर के बाद तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचा और असर का वक्त हो चुका था और उसने वहाँ से उन सबको लिया। और जब वो घर पहुँचे तो फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया। सायरा बेगम और समन हैरान थे, जबकि मिन्हा बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो एकदम से उसे गोद में उठाता जब अंदर की तरफ बढ़ा तो सायरा बेगम और समन के रंग उड़ने लगे, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो सब ने उनका वेलकम किया। खिलाफ पे तो मदीहा भी उनसे काफ़ी खुश मिजाजी से मिली। फिर वो उसे यूं ही गोद में उठाकर कमरे तक लाया और बेड पर लिटाते हुए उसके करीब बैठकर उसे देखने लगा। लीजिए, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हुए अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। अब तो यकीन है ना मुझ पर? वो मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर उसकी रुखसार को छूने लगा, तो बीच में ही उसका हाथ रोके। छूना मत मुझे मेरी रजामंदी के बगैर, वरना मैं खुद की जान ले लूँगी, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। तो फहद ताज्जुब से सर हिलाकर उसे देखने लगा। मतलब नाराज़गी बरकरार है? वो पीछे को होते गहरा सांस लेते हुए बोला। नाराज़ उनसे हुआ जाता है मिस्टर फहद राजपूत, जिनसे कोई रिश्ता हो, वो भी दिल का, और मेरा सिर्फ आपके साथ रिश्ता कागजी है। और मैंने जो कुछ भी हॉस्पिटल में कहा वो इसी वजह से कहा कि कहीं मैं अपनी माँ के लिए बदनामी का बायस न बन जाऊँ। गुनाह आप करें और भुगते मेरी फैमिली। अगर कल की गई हरकत की वजह से आपकी नाजायज़ औलाद। शट अप, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे लगता है तुम दिमाग के लिहाज से वाकई पागल हो। तुम्हारे बारे में अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। तुम हमारे रिश्ते को नाजायज़ हराम कह रही हो। वो गुस्से से बोला। कौन सा रिश्ता? जिस रिश्ते को आप मानते नहीं थे। कौन सा रिश्ता? जिस रिश्ते के तय होने के बाद उसकी वजह से आपने अपनी पुप्पो से नाता तोड़ दिया था। कौन से रिश्ते की दहाई दे रहे हैं आप? उस रिश्ते की जिसको बरसों पहले अपने पैरों तले रोंद कर किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार घर छोड़कर चले गए थे। अब बरसों के बाद वापस आया तो उस लड़की को मेरी खातिर छोड़ दिया। जो इंसान को किसी के जज्बात का ख्याल नहीं रख सकता, वो मोहब्बत क्या करेगा? प्लीज़ मुझे इन रास्तों की दहाई मत दीजिएगा आइंदा से। वो सर्द लहजे में बोलती रुख फेर कर लेट गई थी। वो लब भींच कर कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। आज पहला अशरा ख़त्म हो रहा था और पहले अशरे के ख़त्म होने में घर में मिलाद शरीफ रखा जाता था। मिलाद शरीफ पर कॉलोनी की सब ख़वातीन आई थी और इस बार का टॉपिक फाहिद और मिन्हा की शादी का ही था। करने वाले सारे बहुत बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो हक़सद के मारे मदीहा बेगम को मज़ीद भड़का रहे थे और कुछ लोग दुआएं भी दे रहे थे। लेकिन दोनों सूरत हाल में मदीहा बेगम का मीटर घूम चुका था। अफ्तारी के बाद सायरा बेगम और समन सारा कुछ समेटने लगी। अम्मी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बेटियाँ करें। वो पास आकर गुस्से से बोली। क्यों? मेरी बेटियाँ क्यों करें? और हाँ, अगर इतनी तकलीफ़ हो रही है तो तुम भी तो इस घर की बहू हो ना, तो तुम कर लो ना। मदीहा बेगम ने तंग कर कहा। मैं बहू हूँ इस घर की, नौकरानी नहीं, और मुझसे किस किस्म की उम्मीद मत रखिएगा। और आप लोग जाइए दोनों यहाँ से, जाकर आराम कीजिए। करना होगा तो कर लेंगे ये लोग, काम वरना ऐसे ही बिखरा पड़ा रहे। वो मुँह बनाकर बोली तो सायरा बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। बस कर दो, क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली हो? वो इंतहाई चिल्लाए अंदाज में बोली तो पैर पटकते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ गई। कुछ देर के बाद थका थका सा फहद अंदर दाखिल हुआ और अपने माथे को मसलता सोफे पर बैठकर उसकी बैक से टेक लगा गया। वो दनदनाती उसके पास आई। आपकी माँ जो कुछ करती है ना, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने मेरी माँ को नौकरानी समझ रखा है। अपनी बेटियाँ पलंग तोड़ती हैं और मेरी माँ और बहन उनकी साफ सफाइयाँ करे। वो इंतहाई चिड़े हुए अंदाज में बोली तो फहद ने सर उठाकर देखा। मिन्हा उसकी सुरख आंखों में देखकर चौंक गई, मगर फिर सरासर इग्नोर करते अपनी ही बोले जा रही थी। वो अपनी कनपट्टियों को मसलते हुए परेशान था। तुम क्या चाहती हो कि मर जाऊँ? सिर्फ 3 दिन हुए तो मेरी ज़िंदगी में आए, मगर तुमने मेरी ज़िंदगी को अबतर से अबतर कर दिया है। घर आता हूँ तो अम्मी को रोज़ तुमसे कोई ना कोई शिकायत होती है और तुम अपनी शिकायतों का पटारा लेकर बैठ जाती हो। अगर तुमसे सुकून हासिल करना चाहता हूँ, वो भी तुम नहीं देना चाहती। तुम्हें इतना भी मालूम है कि तुम्हारा शौहर क्या चाहता है? सिर्फ कुछ सुकून। उसके कंधों से उसे झुझोड़ते हुए गुस्से से बोला तो मिन्हा एक पल के लिए डर गई। हाँ, तो किसने कहा था कि मेरे साथ ज़बरदस्ती अपना रिश्ता बनाते? पता था ना कि मैं ऐसी हूँ, तो मुझसे दूर रहना चाहिए था। वो गुस्से से बोली तो सर्द आ बढ़ता उठकर वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो गुस्से से इधर उधर टहलते खुद को पुरसुकून करने लगी कि अचानक फहद के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। उसने पास जाकर देखा
तो सोनिया कॉलिंग लिखा हुआ था। वो एकदम से चौंक गई और कॉल उठाते हुए मोबाइल कान को लगाया। हेलो फहद, तुम ठीक हो अब? तुम्हारी तबीयत कब है, कैसी है अब? बीपी कुछ नॉर्मल हुआ तुम्हारा? दूसरी तरफ से सोनिया मुसलसल बोले जा रही थी और वो साकित तो जामिद मोबाइल कान को लगाए खड़ी थी। फिर मिनाह ने खुद ही कॉल कट की और मोबाइल गुस्से से ज़मीन पर दे मारा। व्हाट द हेल, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुमने मेरा मोबाइल क्यों तोड़ा? वो चिढ़ कर बोला। आपके एक्स का फ़ोन आ रहा था और मुझे गुस्सा आ गया, तोड़ दिया मैंने मोबाइल। वो इत्मीनान से बोली तो फहद लब पींच कर इस मेंटल केस को देखते चुप कर मोबाइल देखने लगा, जिसका पैनल तबाह बर्बाद हो चुका था। वो गहरा सांस भरता मोबाइल साइड टेबल पर रखता बेड पर जाकर लेट गया। मेरे साथ धोखा कर रहे थे ना आप? उसके साथ आज भी आपका अफेयर चल रहा है। वो पास आकर गुस्से से बोली तो फहद ने उसके हाथ से पकड़ कर खींच दे उसे अपने ऊपर गिराया। हाँ, चल रहा है मेरा उससे अफेयर, तो अब क्या करोगी? जब तुम मुझे सुकून नहीं दोगी तो कहीं से तो सुकून हासिल करूंगा ना। उसकी गजाली आंखों में देखते उसे बेसुकून कर गया था। छोड़ो मुझे, कमज़ोर सी मजाहमत करते उससे दूर होने लगी, मगर उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करता उसे अपने पहलू में गिरा गया। जैसे ही उसके ऊपर झुका तो मिनाह को अपना दिल हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। वो ज़ोर से आंखें मीच गई। उसकी बंद आंखों से सफ़र करती सी निगाहें जाकर कपकपाते लबों पर जा ठहरी। वो झुककर इसके लबों को अपनी दस्तरस में लेने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक कर पीछे हुआ और उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर सिद्रा खड़ी थी। भाई, ये सोनिया का फ़ोन आ रहा था। सिद्रा ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने बेख्तियार मुड़कर मिनाह की जानिब देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करता मोबाइल थाम कर सोफे पर जा बैठा और सिद्रा के जाते ही वो हंस हंस कर फ़ोन पर बातें कर रहा था और मिनाह का आधा खून जल चुका था। वो गुस्से से उठी और बाहर निकल गई। उसके जाते उसने मोबाइल कान से हटाया, क्योंकि सोनिया ने उसका हाल चाल पूछने के बाद फ़ौरन निकाल काटती थी, मगर उसके बाद वो जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करता रहा, जबकि दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। उसके जाते वो मैंने खैज़ अंदाज में मुस्कुरा दिया। मिनाह जलती बुनती बाहर लॉन में आ गई और इधर उधर टहलने लगी। समझते क्या है खुद को? ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं होती ऐसी हरकतें करते हुए। इतनी भी शर्म नहीं है कि जिस लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ है उसी से बातें कर रहे थे, और वैसी ही है वो लड़की बेशरम। मतलब मेरे शौहर ने छोड़ दिया है तो इसका काम बनता है कि पीछे हट जाती, मगर वो तो मेरे शौहर को फ़ोन कर रही थी। जब मेरे शौहर के नंबर पर कॉल नहीं मिली तो उस शौहर की बहन के नंबर पर कॉल मिला दी। वो इधर से उधर टहलते मुसलसल उसी बारे में सोचे ही चली जा रही थी। फिर उसकी निगाह खिड़की पर खड़े फहद पे पड़ी, जो कि पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले इधर को ही देख रहा था। वो गुस्से से जाकर झूले में बैठ गई, मगर साथ ही साथ वो गाहे बगाहे चूर निगाहों से उस पर भी नज़र डाल रही थी। कुछ देर के बाद वो वापस पलटा तो मिनाह भी उठकर कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि जब भी फहद ने उसके पास आकर कहा, शाम को एक अफ्तार पार्टी है, तैयार हो जाना। फहद ने संजीदा भरे अंदाज में कहा, नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आपके साथ फजूल में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं घर बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लूँ। अपने हनूज तरख अंदाज में बोली। मर्जी है तुम्हारी, और वैसे भी मैं खुद भी तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता था, मगर सोनिया ने मुझे कहा था कि तुम्हें लाजमी लेकर आऊँ। तुम नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं। फहद कंधे झुकाकर बोला तो उसके बाहर की जानिब बढ़ते कदम एकदम ठटक गए। सोनिया? सोनिया ने पार्टी रखी है क्या? मिनाह ने हसद जलन भरे लहजे में बोला तो फहद ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका। हाँ, उनकी फैमिली हर साल रखती है, और अब इस साल वो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आई है, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया है। वो मुतमईन अंदाज में बोला और फिर कोट पहनकर बाहर निकल गया। वो खुद को संभालती हुई ऑफिस के लिए निकल आई, मगर पूरा दिन उसका ध्यान उसी जानिब लगा रहा। फिर उसने 3 बजे छुट्टी ली और घर वापस आ गई। घर आकर उसने वार्डरोब से कपड़े सेलेक्ट करने के लिए निकाले तो उससे कोई सूट पसंद नहीं आया। हद होती है, बीवी को ले के आने का पता था, मगर इतना नहीं पता कि शॉपिंग भी करवाते हैं। वो दिल ही दिल में उसे सलावतें सुनाने लगी। उसी वक्त थका मांदा फहद अंदर दाखिल हुआ। मैंने पार्टी में जाना है, तो सूट कौन सा पहनूं? फहद के सर पे जाकर वो जिला कर बोली तो उसने सर उठाकर उसे देखा। अच्छा, लेकिन तुमने तो सुबह कहा था कि तुम पार्टी में जाने से अच्छा कोई इंपॉर्टेंट काम कर सकती हो, तो अचानक से तुम पार्टी में क्यों जाना चाहती हो? फहद ने तजाहिल आरफाना अंदाज में पूछा। वो मैंने सोचा कि अफ्तारी के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है। वो जल्दी से बात बनाते हुए बोली तो फहद ने बामुश्किल अपनी हलक से उमड़ते कह के रोका। अफ्तार पार्टी है, शादी थोड़ी है, कोई भी सूट पहन लो। वो इत्मीनान बड़े अंदाज में बोला। ऐसे कैसे मैं कोई भी सूट पहन लूँ? आपकी बेस्ट फ्रेंड सोनिया के घर पार्टी है, और ज़ाहिरी बात है वहाँ हर एक ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे, और मैं ऐसे जाती अच्छी लगूंगी क्या? वो चिढ़ कर बोली तो फहद उठकर उसके मुकाबिल आकर गहरी निगाहों से उसे देखने लगा।
अपना मुआयना करना चाहती हो किसी से भी? फहद इस बार संजीदगी से बोला। जी नहीं, मुझे मुआयना करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है ना कि वो सूखी सड़ी डंडे जैसी मिस सोनिया का और मेरा कोई मुकाबला है, तो इंतहाई गलत है। मन हाथ तप कर बोली, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो कोई सूखी सड़ी डंडे जैसी नहीं है, उसकी डाइट का कमाल है। वो डाइट कॉन्शियस है और इसका फिगर बहुत ज़बरदस्त है, वैसा फिगर जैसे मर्दों को पसंद होता है। फहद की बात पर उसका दिल जल भुन गया। छी, शेम ऑन यू, रमज़ान का एहतराम कर लेते। इस तरह किसी गैर औरत को देखते ही पता है कितना गुनाह होता है। वो तब को बोली तो फहद मुस्कुरा दिया। लेकिन वो गैर तो नहीं, मेरी होने वाली बीवी थी, और अब एक ब्रेकअप हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसकी तारीफ़ करना छोड़ दूँ। वो इस काबिल है कि उसकी तारीफ़ की जाए। अब तुम खुद को देख लो, खासी मोटी ताज़ी हो गई हो। उसके बड़े बड़े रुखसार देखते हुए मुबालगा हराई से बोला। वो तब भी उठी। आपका मतलब है मैं मोटी हूँ? जानते भी हैं मेरी वेस्ट कितनी है, और आइडियल फिगर है मेरा, ना कि आपकी तरह उस सोनिया जी का जिसकी जगह जगह से हड्डियाँ निकली हुई हैं। वो तब कर बोलती गुस्से से बाहर निकल गई। फहद बेख्तियार खुलकर हंसा, सोफे पर नेम दराज हो गया। कुछ देर के बाद वो कमरे में आई तो उसने पैरों को छूती ब्लैक कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसके तहत सिल्वर कलर का उसने हिजाब लिया था। फहद तो उसके चमचम करते रूप से मस्मराइज सा हो गया। फिर वो खुद को संभालते रुख फेरता, दिल पर हाथ रख गया। चुप, बिल्कुल चुप। अबे यार, रोज़ा ख़राब करेगा क्या? वो अपने दिल को डपटते हुए बोला। मीना ने उसे अजीब सी निगाहों देखते देखा। किसको कह रहे हो? मीना ने हैरानी से पूछा तो वो सर पर हाथ फेर कर इधर से उधर देखने लगा। कुछ नहीं, वो मेरे पास एक बूथ है ना, उससे बातें करता हूँ। वो जल्दी से बोला तो मीना ने बेयकीनी से देखा। क्या वाकई? वो थूक निकलते हुए बोली। हाँ, दरअसल कहते हैं ना कि कोई जिन या भूत किसी पर आशिक हो जाता है, तो मुझ पर आशिक है। फहद अपने मसनूई संजीदगी से बोला तो उसका रंग बिल्कुल ही फक हो गया। और फहद को याद था कि वो भूत, जिन्नात, इन सब से बहुत डरती थी। मजाक कर रहे हैं ना? वो थूक निकलते हुए बोली तो फहद कहका लगाकर हंस दिया। इंतहाई चीप इंसान है आप। और अपने पैर पटकते हुए गुस्से से बोलती वापस पलट गई। कुछ देर के बाद तैयार होकर वो बाहर निकले तो मदीहा बेगम अपने सर पर दुपट्टा बांधे ववेला मचा रही थी। उन्हें एक साथ वहां आते देख सीने पर सांप ही लौट गए थे। फिर वो दोनों ने सलाम करके बाहर निकल गए। वहाँ अफ्तार पार्टी पर पहुंचे तो सोनिया ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। वो और फहद ना जाने एक कोने में खड़े कौन सी बातें कर रहे थे, और मिनहा का कड़ कड़ के आधा खून खुशक हो चुका था। फिर कुछ देर के बाद सब लोग दुआ के लिए बैठ गए। अफ्तार के बाद वो लोग वहाँ लाउंज में आकर बैठ गए और कितनी देर वो दोनों बैठे ना जाने क्या डिस्कस करते रहे। और फिर इशा के बाद फहद ने सोनिया से इजाज़त चाही तो सोनिया इन्हें गेट तक छोड़ने आई। मिनहा ने उसके चेहरे पर कुछ दुख या रंज को तलाश करना चाहा, मगर वहाँ इसे कोई भी तासुरात नहीं दिखाई दिए। उसके अंदाज पर वो उलझती मिनहा जाकर गाड़ी में बैठ गई। फहद सोनिया से मिलकर खुद भी गाड़ी में आकर बैठ गया। सोनिया को देखकर तो नहीं लग रहा था किसी आपसे बिछड़ने का कोई दुख है। वो अपने दिल पर चुभते हुए सवाल को बाहर निकाल गई। सोनिया बहुत प्रैक्टिकल लड़की है। वो मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, और फिक्र मत करो, इसकी बड़ी ईद से पहले शादी है। फहद ने कहा तो उसका दिल जैसे खुशी से खिल ही उठा था। और फिर वो लोग आधे रास्ते में ही थे कि गाड़ी एकदम से रुक गई। क्या हुआ? मिनहा ने इर्द गिर्द जंगल को देखते हुए पूछा। मुझे लग रहा है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, फहद ने कहा। व्हाट? आपका दिमाग ख़राब है? टैंकी फुल करवानी चाहिए थी ना। मिनहा इंतहाई चिढ़ कर बोली। इट्स ओके, रिलैक्स, हो जाएगा, कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता हूँ। फहद गाड़ी से निकलते हुए बोला। अच्छा, गाड़ी को अंदर से अच्छे से लॉक कर लो, मैं आगे तक देख कर आता हूँ, शायद कहीं ना कहीं से मुझे पेट्रोल मिल जाए। फहद खिड़की के पास झुकते हुए बोला तो मिनहा ने गाड़ी को लॉक करते शीशे ऊपर कर लिए। अब ज़ाहिर तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, मगर दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। कुछ देर गुजरी, खिड़की के किसी ने ज़ोर से नॉक किया। उसे सर उठाकर देखा तो बाहर एक मजहूल सा शख्स खड़ा था जो पागलों की तरह उसकी खिड़की को बजा रहा था। मिनहा कानों पर हाथ रख के चीखें मारने लगी। फहद इर्द गिर्द देखते आगे बढ़ रहा था। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। उसे दूर से कुछ लाइट्स वगैरह जलती नजर आई। वो पास गया तो एक ढाबे नुमा होटल था। अभी वो वहीं खड़ा था कि मूसलाधार बारिश होने लगी। भाई साहब, यहाँ रुकने के लिए कमरा मिल सकता है या फिर पेट्रोल मिल सकता है? उसने पूछा। जी भाई साहब, कमरा मिल सकता है लेकिन पेट्रोल यहाँ से नहीं मिलेगा। लेकिन सुबह को इस सामने पंक्चर वाली दुकान वाला है ना, ये रखता है, इस होटल के मालिक ने कहा तो माथा मसलता हुआ इर्द गिर्द देखने लगा। मुझे छाता दे सकता है? मुझे अपनी बीवी को वहाँ से लेकर आना पड़ेगा। फहद ने कहा तो शख्स एक छतरी निकालकर इसे देने लगा। वो लेकर वो तेज़ी से पलटा और जब वो वहाँ पहुँचा तो एक पागल सा शख्स
उस गाड़ी के पास खड़ा विंडो को खटखटा रहा था। अरे कौन हो तुम? उसने पास जाकर पूछा तो पागल सर खुजाता वहां से भाग गया। फहद ने चाबी से दरवाज़ा अनलॉक किया तो मजीद शिद्दत से चीखें मारने लगी। फहद हड़बड़ा कर जल्दी से अंदर आया। मिनहा, नो नो प्लीज़, भूत जी मेरे पास मत आओ। वो आंखें बंद किए कानों पे हाथ रखे चीख रही थी। मिनहा, मैं हूँ फहद। फहद ने अब की बार उसे झंझोड़ते हुए कहा तो एकदम से चुप हो गई और निगाहें उठाकर उसे देखा और फिर जल्दी से उसके गले लग गई। फहद उस नर्म गर्म वजूद से खुद को बहकता महसूस करने लगा और गाड़ी को लॉक करते उसे अपने हिसार में कैद करता, उसके कंधे पर दहकते लब रखता, उसे सिस्कारी बनने पर मजबूर कर गया। उसे धक्का देकर पीछे कोई तो फहद लब भींच कर अपने जज्बात को कंट्रोल करता सीट की पुश से टेक लगा गया। चलो, यहाँ पर रात गुजारना ठीक नहीं है। कुछ आगे एक ढाबा है, वहाँ रहते हैं। सुबह को रोज़ा रखने के बाद घर के लिए निकल जाएंगे। फहद ने कहा तो वो चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गए। वो इसका हाथ थामे तेजी से उस ढाबे की जानिब बढ़ गया। उस शख्स ने उन्हें कमरा दिखाया तो मिन्हा ने बेचैनी से मुड़कर उसे देखा। आपको क्या लगता है मैं इस खड्डे नुमा कमरे में रहूंगी, और वो भी इस चारपाई पे आपके साथ होंगी? वो तब कर बोली तो फहद को भी गुस्सा दिला गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है क्या? वो चिल्ला कर बोला। मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि पेट्रोल क्यों ख़त्म हुआ। आपने जानबूझकर ये सब किया है ना, क्योंकि आप चाहते ही यही थे कि हम इस जंगल में फंस जाएं, वरना हम एक दूसरे से भी रास्ते में घर जा सकते थे। वो चिढ़कर बोली, तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब है। मैंने सिर्फ शॉर्टकट अपनाया था। मुझे क्या पता था कि हम लोग यहाँ फंस जाएंगे, और कसम से मुझे नहीं पता था कि पेट्रोल कम है। अगर मुझे पता होता तो मैं टैंकी फुल ना करवाता। वो बेबसी भरे लहजे में बोला, मुझे किसी भी किस्म की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इंसान का क्या भरोसा, धोखेबाज और शातिराना चाल चलने वाले का। वो तब कर बोली, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचती रहो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने लगा हूँ। फहद स्पाट लहजे में बोला तो जाकर चारपाई पर लेट गई। वो कमरे के बीचों बीच मुतज़ब्ज़िब सी खड़ी थी। फिर वो साइड पर पड़ी हुई चेयर पर जाकर बैठ गई। मगर कुछ देर ही गुजरी थी कि उसे बाहर से बिल्ली और कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो वो घबराती उठकर फहद के पास चारपाई पर टिक कर लेट गई। कुछ देर गुजरी तो फहद को उस नर्मो गर्म वजूद का एहसास हुआ। वो जैसे ही करवट लेकर सीधी उसकी तरफ मुड़ा तो उसे अपने इतने करीब देख जैसे सोए जज्बात फिर से जागने लगे थे। वो बेखबर सी आंखें मूंदे लेटी थी। वो कोहनी के बल सीधा होता उसे देखता हुआ उस पर झुका और फिर उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। मिनहा की आंख एक दहकते हुए लम्स से खुली तो खुद पर झुके फहद को देख मतोहिश अंदाज में उसे धक्का देते पीछे होने लगी। तो फहद उसे खुद में भींच लिया। प्लीज़ इस तरह मुझे मत तड़पाओ, मैं तुमसे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। फहद बहके बहके अंदाज में बोला और उसके लब मिनहा के रुखसार और गर्दन को छू रहे थे। कर लीजिए अपनी हवस पूरी जैसी उस दिन की थी। मैं आपको रोक भी कैसे सकती हूँ? मुझसे कमज़ोर लड़की आप जैसे मजबूत इंसान के सामने टिक कैसे सकती है? वो गुस्से से बोली तो फहद लब भींच कर उससे दूर होता अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े खुद को कंट्रोल करने लगा। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत एक हवस लगती है। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी मोहब्बत साबित की, क्योंकि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल से मेरे लिए बदगुमानियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने बरसों पहले गलत किया था, लेकिन तुम ही बताओ, अगर तुम किसी लड़की को अपना आइडल मानते हो और उसकी बजाय तुम्हारी किसी एक वैसे इंसान से शादी करती जाए जिसको कभी तुम मिली ही ना हो, तो तुम कैसा महसूस करोगी? मैं अगर किसी हद तक गलत था तो अब सही तुम भी नहीं हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मदावा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए ना, तो ठीक है, हम इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, सर्द लहजे में बोला। फिर उठकर बाहर निकल गया। पूरी रात वहीं चारपाई पर वो अकेली लेटी रोती रही थी। फिर सुबह सहरी करने के कुछ देर के बाद ही सामने दुकान खुल चुकी थी। फहद ने वहाँ से पेट्रोल लिया और गाड़ी में डालकर उसे ढाबे से पिक करके घर के लिए निकल गया। दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। फहद उसे घर छोड़ने के बाद वहीं से वापस चला गया। वो अफ्तारी के टाइम भी घर वापस नहीं आया। मिनहा काफ़ी ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी। आधी रात गुजर चुकी थी, मगर अभी तक फहद का कुछ पता नहीं था। फिर वो सहरी के टाइम घर वापस आया। सहरी करने के बाद वो चुपचाप जाकर कमरे में लेट गया। मिनहा भी जाकर सोफे पर सो गई। जब मिनहा की आंख खुली तो फहद कमरे में मौजूद नहीं था। उसे टाइम दिखा तो दोपहर की 12 बज रहे थे। छुट्टी के दिन भी फहद घर से गायब था। ये बात उसके लिए परेशानी का बायस थी। क्या मुझे सच में तलाक दे देगा? मिनहा बाहर चूल्हे में बैठी उदासी से ढलती शाम को देख रही थी। फिर कुछ देर के बाद अफ्तारी का टाइम हुआ।
वो जब डाइनिंग हॉल में आई तो मदीहा बेगम फहद से ही बात कर रही थी। अम्मी, मैं सोनिया के साथ हूँ, बस थोड़ा लेट हो जाऊँगा आज भी। फहद के फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ सुनाई दी। मिनहा का दिल जैसे डूब सा गया। उसने बामुश्किल थोड़ा सा कुछ खाया और अपने कमरे में आ गई। वो सोफे पे बैठी उसी का इंतज़ार करती रही, मगर वो रात भर घर वापस ही नहीं आया था और उसे सुबह पता चला कि वो एक मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया है। वजह से सुनकर गुमसुम सी होगी। 25 रोज़े गुजर चुके थे और फहद को गए हुए 4 दिन हो गए थे, मगर ना तो उससे कोई कॉल की थी और ना इसके बारे में उसने मज़ीद कुछ पता किया था। फिर शाम में उसे लाउंज से फहद की आवाज़ सुनाई थी तो नंगे पाँव दौड़ती हुई नीचे आई तो फहद मदीहा बेगम के पास बैठा था। उसे जाकर सलाम किया तो फहद ने संजीदगी से जवाब देते अपना बैग उठाया और कमरे की जाने पड़ गया। वो भी बोझल दिल के साथ उसके पीछे कमरे में आई तो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे ऐसे कैसे वकील हो तुम? एक पेपर नहीं तुम इससे तैयार हो पा रहे? हद होती है किसी चीज़ की। फहद की बात पर मिनहा का दिल जैसे रुक गया। वो बेचैनी से उसे देखने लगी और फिर मुंह पर हाथ रखे हिचकियाँ दबाती वहाँ से निकल गई। वो लॉन के झूले पर बैठी घुटनों में सर्दियाँ रो रही थी। वो खिड़की के पास खड़े फहद ने उसे संजीदा भरी निगाहों से देखा। फिर कुछ देर के बाद अपना माथा मसलता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर गुजरी तो दरवाज़ा खुलने पर उसने गर्दन घुमा कर देखा तो मिनहा थी। वो उंगलियाँ चटखाते हुए पास आई तो फहद ने उसे गहरी निगाहों से देखा। अब सॉरी, मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप कोई पेपर्स मत मंगवाइए। उसके पास बैठते हुए बोली तो फहद ने उसे नासमझी से देखा। कौन से पेपर्स? वो बड़बड़ाया। फिर उसे एकदम कुछ देर पहले वकील के साथ की गई गुफ्तगू याद आई तो वो गहरा सांस भरते हुए निगाहों से उसे देखने लगा। तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पहले तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मेरी हवस से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो हिचकियों से रोते हुए बोली। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रहा हूँ। फहद ने स्पार्ट लहजे में कहा और फिर उठकर बेड की दूसरी जाने बढ़ गया। पूरी रात वो रोती सिसकती रही, मगर फहद ने एक बार भी उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी और उसके यूं कठोर बनने पर मिनहा मर जा रही थी। अगले 2-3 दिन मज़ीद इसी तरह गुजर चुके थे, यहाँ तक कि आज मिनहा का रोज़ा था और चाँद नज़र आने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा था। वो बोझल दिल के साथ मगरिब के बाद चाँद देखने के लिए ऊपर आई। कुछ ही देर में चाँद नज़र आ चुका था और मसाजिद में अलविदा अलविदा माह रमज़ान की नज़म पढ़ी जा रही थी। मिनहा के आंसू बहना शुरू हो चुके थे। चाँद मुबारक हो जाने फहद। उसके ऐन कान के करीब फहद की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपनी बंद होती आंखों को पट से खोलते मुड़कर देखा तो उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सुझाए उसे दिख रहा था। वो उसे जवाब देने के बजाय उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोती। उसके यूं रोने से सायरा बेगम और समन भी बाहर आ गई थी और उन्होंने इशारों इशारों में उससे पूछा तो गहरा मुस्कुरा दिया। फूफो, ये आपके हिस्से की जायदाद के पेपर्स आप इस चुबारे में नहीं, दरमियान वाले पोर्शन में रहेंगी और वो सारा आपका है। फहद ने पेपर्स उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा। मिनहा मुंह खोले उसे टकर टकर देख रही थी। फिर सायरा की लाख मना के बावजूद उसने ज़बरदस्त उन्हें थमा दिए। फिर उनका हाथ थाम कर नीचे आई। मदीहा ने ववेला मचाना शुरू कर दिया, मगर ज़िया राजपूत भी इस बार बेटे के साथ ही थे। उन्होंने सख्ती से मदीहा से बात की तो वो चुप सी बैठ गई और ज़िया साहिब ने हाथ जोड़कर सायरा से माफ़ी मांगी तो अपने भाई के सीने से लगी तरफ तरफ कर रो दी। चले बेगम साहिबा, अब आपको शॉपिंग करवा दें, आखिर सुबह ईद है और मेरी प्यारी सी चांदनी को सबसे डिफरेंट नहीं लगना क्या? वो उसके फूले फूले रुखसार को छूते हुए बोला तो उसने रूठे रूठे अंदाज में उसे देखा और फिर चुपचाप उसके साथ बाहर आकर शॉपिंग की। शॉपिंग भी वो रूठे रूठे अंदाज में ही करने लगी थी। वापसी में फहद गहरी निगाहों से उसे देखते हुए उसके करीब हुआ। अभी तक नाराज़ है मेरी जान? वो मुस्कुरा कर बोला। आपको इससे क्या, आपने तो मेरी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पता भी है मैं कितना डर गई थी उस दिन पेपर की बात सुनकर, और मुझे एक बार फिर गलत फहमी दूर करने की कोशिश नहीं की मेरी आपने। वो चिढ़ कर बोली, अगर मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देता तो तुम इजहार कैसे करती मुझसे? खैर, आज की रात मैं बिल्कुल भी ज़ाया करने वाला नहीं हूँ। कल तुम्हारे संग मेरी पहली ईद है और आज की यादगार रात तो होनी ही चाहिए। उसके रफ्तार पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए बोला तो वो शर्म से सुर्ख हो गई। फिर वो रात को भर भर के हाथों में मेहंदी लगाए उसे सुखाने के बाद कमरे में आई तो फहद ने गहरा सांस भरे उस मेहंदी की महक को अपने अंदर उतारा और फिर से बाहों में भरे अपनी शिद्दतें बरसाने लगा और वो इसकी मोहब्बत में खोती कल के दिन के बारे में सोचती खुशियों से खिल खिल जा रही थी। अगली सुबह बहुत रोशन थी। उसने तैयार होने के बाद आईने में खुद को देखा और बाहर आई तो मदीहा बेगम सब के लिए खाना लगा रही थी।
लाइए ममानी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसने पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा तो उन्होंने हैरानगी से उसे देखा। ममानी, क्या आप हम अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते फहद के लिए? उसने उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। तो मदीहा बेगम कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसे गले लगा लिया। अंदर दाखिल होते फहद ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और करीब जाकर उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, ईद मुबारक मेरी जान। आपको भी मेरे साजन जी। उसकी बात के जवाब में चहक कर बोली, मेरी ईदी निकालिए। वो अपनी हथेलियाँ उसके सामने फैलाते हुए बोली। तो फहद ने हथेलियों पर अपने लब रख दिए। इतनी काफ़ी है क्या? वो बेबाकी से बोला तो मिन्हाज शर्म से सुर्ख होती सटपटाकर इधर उधर देखने लगी। जहाँ सब लोग अनजान बने एक दूसरे के साथ ईद मिलने में मसरूफ थे, वो अभी से अपने सीने से भींचकर आंखें मूंद गया था।